हेलो नमस्कार। आज मैं मैरिज से रिलेटेड फिर एक चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ। सेम चार्ट को मैंने प्रोफेशन के लिए एनालाइज किया था, तो जो मेरे ग्रुप्स हैं जितने भी, उनके पास मैं ऑलरेडी ये एनालिसिस भेज चुका हूँ। यूट्यूब पर मैं बाद में अपलोड करूंगा, तो ग्रुप्स वाले स्टूडेंट इसको आपके पास आया होगा, तो इसमें जो भी आपको डाउट्स हैं वो या कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं। तो किसी भी चार्ट को जब आप एनालाइज करते हैं तो कम से कम आपके पास 2 आवर्स का टाइम होना चाहिए, यदि प्रॉपर एनालिसिस देखना चाहते हैं। तो यदि आपने केवल देखा दशा चल रही है और आप यदि मैरिज बता देते हैं तो आपकी प्रेडिक्शन ज्यादातर केसेस में फेल होगी। दूसरी बात ये, क्योंकि फिर ब्लाइंड चार्ट है इस मैटर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड मेरे पास बाकी चीजें मुझे पता है नेटिव के लिए, मगर मैरिज से रिलेटेड कोई भी बात मालूम नहीं है, तो मैं ब्लाइंडली अगेन यहाँ पर प्रेडिक्शन दूंगा। एडवांस प्रेडिक्शन दे रहा हूं मैं। जिसकी मैरिज हो चुकी है उसके बारे में बताना बहुत आसान है, मगर एडवांस प्रेडिक्शन में ईश्वर या गॉड की ताकत या उसका आशीर्वाद होगा तभी वो सही होती है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं और इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं पूरी तरीके से, आप ध्यान से देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जनरली जब मैं किसी की भी मैरिज की टाइमिंग प्रेडिक्ट करता हूं तो मैं नाड़ी टेक्नोलॉजी का यूज करके ये देखता हूं कि उसकी मैरिज की प्रोबेबल एज क्या है। तो उसको मैं यहाँ पर सिखाऊंगा सबसे पहले किस तरीके से नाड़ी टेक्नोलॉजी देखते हैं। नाड़ी में जुपिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी वीनस से ट्राइन में जुपिटर की पोजीशन होगी, उसका प्रोग्रेशन होगा, तब उस नेटिव की मैरिज होगी, क्योंकि वीनस वाइब का कारक है किसी भी मेल नेटिव के लिए। तो यहाँ पर मैं देखता हूं कि ये वीनस की पोजीशन है, तो जुपिटर जब प्रोग्रेशन में इस हाउस में, इससे 5वें भाव में, इससे 7वें भाव में और 9वें भाव में पहुंचेगा प्रोग्रेशन में, नॉट इन ट्रांजिट। प्रोग्रेशन का ट्रांजिट से कोई लेना देना नहीं है, मैं भी प्रोग्रेशन समझाऊंगा आपको। तब उस नेटिव की मैरिज होती है। तो मैं सबसे पहले इसकी एज डिसाइड करता हूं कि इसकी मैरिज कब होगी। तो यहां से मैं देखता हूं अभी जुपिटर इस जगह पर है, तो पहले राउंड में फर्स्ट प्रोग्रेशन में 12 ईयर के बाद जुपिटर यहीं पे आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मेजर प्रोग्रेशन। और 13 से 24 ईयर यहां से शुरू होगा। तो जब यहाँ पे जुपिटर होगा सेकंड प्रोग्रेशन में, तो वो 13 से 24 ईयर का पीरियड होगा। फिर 25 से 36 ईयर का प्रोग्रेशन हम यहां पर देखेंगे। तो 25 से 36 ईयर में जुपिटर यहां पे होगा, तो मैं उस पीरियड को कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि नेटिव की ऑलरेडी एज उस रीजन में लाई करती है। तो 25th ईयर में जुपिटर का प्रोग्रेशन यहाँ पे होगा, तो इस नेटिव की मैरिज 25th ईयर में हो सकती है, 26 और ये 27th ईयर में हो सकती है, 28 और ये 29th ईयर में हो सकती है, फिर 30, 31, 32 और 33rd ईयर के आसपास इस नेटिव की मैरिज हो सकती है नाड़ी टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो 33 ईयर का मतलब ये हो गया 2026 के करीब, आप मान लीजिए 26 के आसपास, क्योंकि इसमें थोड़ा डिग्रीज का भी रोल होता है, इसलिए 2026 के आसपास लगता है कि इस नेटिव की मैरिज हो सकती है। क्योंकि हम डिग्रीज देखेंगे तब एक्यूरेट एज आएगी, तो मैं यहाँ पर उसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, मगर आपको मैंने आइडिया बता दिया रफली कि इस एज के आसपास नेटिव की मैरिज होगी। यदि हम डिग्रीज देखेंगे तो उससे हम बिल्कुल एक्यूरेट एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं इनकी दशाएं देखूंगा सबसे पहले। तो दशाओं से पहले मैं सबसे पहले कुंडली में एनालिसिस करूंगा कि इनकी डिलेड मैरिज है ये, क्योंकि 30 ईयर के आसपास तो एज होने वाली है, तो 30 तक तो ठीक है, उसके बाद की मैरिज को थोड़ा डिलेड मैरिज बोलते हैं। तो उसका रीजन ढूंढते हैं हम कुंडली के अंदर, और क्या इसके अंदर कुंडली के अंदर प्रॉमिस कैसा है मैरिज का। तो कुंडली के अंदर जो 7th हाउस है वो इंपॉर्टेंट होता है मैरिज के लिए। तो मैं 7th हाउस को यहाँ पे देखता हूँ सबसे पहले कि इस पे किस किस का इन्फ्लुएंस है। 7th हाउस है, तो हम यहाँ देख रहे हैं सैटर्न इसको 7th एस्पेक्ट से देख रहा है, और मार्स भी इसको 4th एस्पेक्ट से देख रहा है। तो सैटर्न और मार्स दोनों देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा नहीं है 7th हाउस। 2 मैलिफिक प्लैनेट्स देख रहे हैं, हालांकि इस कुंडली के लिए सैटर्न एक बेनिफिक है, वो लग्न लॉर्ड है, पर स्टिल वो दोनों, उनका नेचुरल नेचर मैलिफिक है, तो 7th हाउस को वो एफ्लिक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा नहीं है, डिलेड मैरिज का कॉम्बिनेशन हो गया है, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है डिलेड मैरिज का। एक और डिलेड मैरिज का मैं इसमें कॉम्बिनेशन आपको बताता हूं, आप नोट कर लेना।
जब भी लग्न लॉर्ड लग्न में हो और वीनस 7th हाउस में हो जाए, वो भी डिलेड मैरिज का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वीनस 7th हाउस का कारक होता है। कारको भाव नाशक थ्योरी के हिसाब से जब किसी भी भाव का कारक उसी भाव में बैठ जाए तो उस भाव का हास करता है, बहुत ज्यादा नहीं करता पर कुछ ना कुछ तो डिले तो कर ही देगा उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में। तो यहाँ पर ये भी एक डिले का रीजन है। ये दो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए। अब मैं जाऊंगा इसके लॉर्ड पर, 7th हाउस के लॉर्ड पर। तो ज्यादातर लोग इस कुंडली को देखेंगे, वो कहेंगे 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में चला गया, इसका मतलब वो डिस्प्यूट भी क्रिएट कर रहा है, डिस्प्यूट भी हो गया मैरिज से रिलेटेड मैटर्स में। मगर मैं इसको बिल्कुल एग्री नहीं होऊंगा। इस कुंडली को जब मैं ध्यान से देखता हूं तो 7th हाउस का लॉर्ड 6 में जरूर है, मगर वो शुभ कर्तरी में है। दो शुभ ग्रह मरकरी और वीनस उसको अंदर कर रहे हैं, तो उसके सारे काम बना देंगे। जो भी डिस्प्यूट यदि आएगा भी थोड़ा बहुत, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोई डिस्प्यूट रहेगा नहीं, क्योंकि 7th लॉर्ड 6 में चला तो जरूर गया है, तो वो डिस्प्यूट करता है। 7th लॉर्ड यदि 6 में जाता है तो मैरिज से रिलेटेड वाइफ से डिस्प्यूट होते हैं, मगर यहाँ पर वो डिस्प्यूट खत्म हो गया है, तो शुभ कर्तरी में है इसलिए। और मित्र राशि में इट्स इन फ्रेंड साइन, तो साइन हो गया, तो सन मित्र होता है मून का, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका प्लेसमेंट थोड़ा सही नहीं है, मगर शुभ कर्तरी और मित्र राशि होने की वजह से यहाँ पे हम इसको अच्छा ही मानेंगे। तो हमने पहले 7th हाउस और 7th लॉर्ड देखा, तो यहाँ पर उतना कोई बहुत बेटर प्रॉमिस नहीं था, बिकॉज 7th हाउस तो काफी एप्लिकेटेड है। 7th लॉर्ड का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, मगर वो शुभ कर्तरी में है, इसलिए उसको मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आ जाता है दूसरी हम चीज देखते हैं, मैरिज का कारक, दैट इज वीनस। तो वीनस का प्लेसमेंट हमने देखना होता है, क्योंकि 7th हाउस भी अफ्लिक्टेड है, तो वीनस भी यहाँ पे अफ्लिक्टेड ही है, क्योंकि उसको भी सैटर्न देख रहा है और मार्स देख रहा है, इसलिए वीनस भी अफ्लिक्ट हो गया। और वीनस से 7th हाउस देखूंगा, वो लग्न है, उसके अंदर लग्न लॉर्ड बैठा हुआ है खुद, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर उसको यहां से जुपिटर 5th एस्पेक्ट से देख रहा है, तो जुपिटर का एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग करेगा, इस नेगेटिव को पूरी लाइफ में जुपिटर सेव करेगा। जब भी ट्रबल आएगी किसी की लग्न में, यदि जुपिटर बैठ जाए या उसको एस्पेक्ट कर रहा हो, तो उस पर्सन को लाइफ टाइम हर इवेंट में वो बचा के ले आएगा। एंड में कोई भी ट्रबल आएगी तो जुपिटर ट्रबल होने नहीं देगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कि ये तो हमने इसका प्रॉमिस देखा, तो उतना कोई बहुत एक्सीलेंट नहीं है। डिलेड मैरिज का एक कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि यहाँ पे कारक भी पीड़ित है, भाव भी पीड़ित है, लॉर्ड भी एक्चुअली 6 भाव में चला गया है, और कारक से 7वां भाव ठीक ठाक है, मतलब उसको सैटर्न वहां पे प्लेस्ड है और जुपिटर, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब मैं आऊंगा नॉवांश चार्ट में, उससे पहले कोई प्रेडिक्शन देना ही नहीं है। जब भी किसी भी भाव से रिलेटेड आप प्रेडिक्शन देना चाहें, तो उसके डिविजनल चार्ट को यदि आप एनालाइज नहीं करते हैं, तो आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत ही जाने वाली है, क्योंकि डिविजनल चार्ट उसको बिल्कुल उलट देता है जो आपका डिवीजन चार्ट में कई बार। अब यहाँ पे मैं डिविजनल चार्ट पे आ जाता हूँ, तो डिविजनल चार्ट में सबसे पहले मैं देखूंगा डिविजनल चार्ट के केंद्र हाउसेस। ये पहला रूल है मेरा, आप इस तरीके से देखना सीखेंगे, आसानी होगी। तो केंद्र हाउसेस में यहाँ पे देखता हूँ कि 2 शुभ ग्रह मरकरी और जुपिटर बैठे हुए हैं, और एक सन बैठा हुआ है, वो भी उतना अशुभ ग्रह नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है, ये शुभ ग्रह ये अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पे जुपिटर डेबिलिटेड है, नीच का जरूर है, मरकरी है, मगर साथ में 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो नीच का है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पर स्टिल यदि केंद्र भाव में यदि शुभ ग्रह आ जाए, तो वो उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो 2 शुभ ग्रह आ गए, इसलिए ये इसको नवांश चार्ट से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे नेगेटिव को, ऐसा हम रफली आइडिया लगा सकते हैं। और अब बहुत सारी चीजें इसमें मैं एनालाइज करूंगा, आप देखें। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर पकड़ के लेकर आऊंगा D1 चार्ट के 7th लॉर्ड को। तो D1 चार्ट में 5 साइन है, उसका 7th लॉर्ड हो गया सन। सन यहाँ पर आ गया केंद्र भाव में, अच्छी बात है। मित्र राशि में ये और भी अच्छी बात है। और तीसरी सबसे स्ट्रॉन्ग बात, ये वर्गोत्तम हो गया। जब कोई भी प्लेनेट D1 और D9 चार्ट में सेम साइन में हो तो वर्गोत्तम हो गया। तो इसका 7th लॉर्ड देखिए, जो जिसको हम यहाँ पे कमजोर समझ रहे थे, वो और स्ट्रॉन्ग हो गया है। और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ देखिए, उसको मरकरी भी देख रहा है, उसको जुपिटर भी देख रहा है। तो 7th लॉर्ड ऑफ D1 इन D9 इज इन वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, वर्गोत्तम है, फ्रेंड साइन में है, केंद्र में है, 2 शुभ ग्रह देख रहे हैं, इससे बेटर कंडीशन हो नहीं सकती। तो ये इस मैरिड लाइफ को बहुत अच्छी बनाएगा।
इस नेटिव की जो मैरिड लाइफ है वो बहुत कंफर्टेबल रहने वाली है। अब आ जाता हूं, तो देखिए D1 से बिल्कुल चेंज होने वाला है यहाँ पर। अब मैं दूसरी चीज देखूंगा, इस खुद D9 चार्ट को अब मैं देखने वाला हूं। तो D9 चार्ट में हम देखते हैं, आप ये भी देख सकते हो कि ये जो D1 का 7th लॉर्ड है वो एक शुभ राशि के अंदर भी बैठा हुआ है। इसको D1 साइन को हम शुभ या बेनिफिक साइन बोलते हैं। अब हम D1 चार्ट तो हमने देख लिया, अब मैं इस D9 चार्ट के 7th लॉर्ड की बात करूंगा। तो D9 चार्ट में यहाँ 7 साइन है और इसका जो 7th लॉर्ड है वो वीनस है। वो एक तो ट्राइन में बैठा हुआ है, तो वो बहुत अच्छा एक्सीलेंट प्लेसमेंट हो गया। फिर वो भी वर्गोत्तम हो गया। वीनस यहाँ पे 5 साइन में, यहाँ पे 5 साइन में, तो वर्गोत्तम जो प्लेनेट है वो उच्च के ग्रह की तरह बिहेव करता है, एक्सोल्टेड की तरह बिहेव करता है। तो वीनस जो वहां पर मुझे कमजोर नजर आ रहा था एस्पेक्ट की वजह से, वो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रोंग नजर आने लग गया। तो वीनस की पोजीशन भी अच्छी होगी। अब वीनस कारक भी है, तो जब क्योंकि ये 7th लॉर्ड के साथ साथ कारक है, तो कारक की पोजीशन भी इसके अंदर अच्छी हो गई है। अब एक और चीज देखता हूं कि मैं इनकी मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी कैसी जाएगी, ये भी मैं यहीं पे देख लेता हूं। तो उस मैरिड लाइफ को हम 4th हाउस से देखते हैं। किसी भी भाव से रिलेटेड यदि आपको सेटिस्फेक्शन देखना है, हैप्पीनेस देखनी है, तो उसके डिविजनल चार्ट के 4th हाउस को आप चेक कर लें। तो यहाँ पे डिविजनल चार्ट का मैं 4th हाउस देखता हूं, तो 4th हाउस के अंदर यहाँ पर सन प्लेस्ड है और उसको 2 बेनिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो 4th हाउस की बहुत अच्छी स्थिति है इसके अंदर। अब हम देखेंगे कि वो 4th हाउस की हैप्पीनेस कहां से ढूंढेगा। तो हैप्पीनेस ढूंढने के लिए हम 4th हाउस का लॉर्ड देखेंगे इस डिविजनल चार्ट के अंदर कहां पर चला गया है। तो 4th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर चला गया है 6th हाउस में। 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस का मतलब वो हैप्पीनेस यहाँ से 6th हाउस से ढूंढेगा। तो हैप्पीनेस 6th हाउस से किस तरीके से ढूंढेगा, तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होता रहेगा। उसकी आदत होगी डिस्प्यूट करने की या कंप्लेन करने की, मगर वो क्योंकि उसको 2 शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो इसलिए उसकी चलती रहेगी मैरिड लाइफ, बहुत आसानी से चलती रहेगी। और इस पर कोई किसी मून पर, यहाँ पर किसी भी सैटर्न का एस्पेक्ट भी है मून पर। 4th लॉर्ड जो यहाँ पर आके बैठ गया है उस पर सैटर्न का एस्पेक्ट है, तो आराम से धीरे धीरे लाइफ चलेगी। थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होता रहेगा, मगर क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट 4th हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे 4th लॉर्ड की पोजीशन अच्छी नहीं है, मगर 4th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो एक बैलेंस वे में जैसे लाइफ चलती है कि थोड़े बहुत आपस में डिस्प्यूट होते रहते हैं, मगर वो आगे बढ़ती रहेगी। इस तरीके से इनकी गाड़ी बढ़ती रहेगी। एक चीज और है यहाँ पर, जो इसको मैं जब 7th लॉर्ड देख रहा था, तो वीनस जो यहाँ पर प्लेस्ड है उसे मार्स एस्पेक्ट कर रहा है। मार्स एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब उसके अंदर जो इनकी वाइफ मिलने वाली है, ये मैं एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, आप ध्यान रख सकते हैं। आपको क्या करना है कि वाइफ का नेचर देखना है या उसके कैरेक्टरिस्टिक देखना है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो D1 चार्ट का 7th लॉर्ड है उसको देखिए कौन कौन प्लेनेट देख रहे हैं। यहाँ पे सैटर्न देख रहा है D1 चार्ट के, D1 चार्ट का जो 7th लॉर्ड है, ये D1 चार्ट का 7th लॉर्ड है। यहाँ पे आ गया आपका, तो उसकी पोजीशन तो देखनी है। यदि वो कंफर्टेबल पोजीशन में है तो रिलेशन कंफर्टेबल रहेगा। अब कारक को उठा के देख लीजिए। अब D9 चार्ट में इसका कारक वीनस है, उसको D9 चार्ट में मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो एक कारक को देखिए मार्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कोई प्लेनेट तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहा है। मार्स एक्सपेक्ट करने का मतलब है जो इनकी वाइफ होगी वो रिलेटिवली इनसे ज्यादा अग्रेसिव होगी। ये थोड़े रिग्रेसिव होंगे, वो थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव होगी। तो अग्रेसिव होगी, मगर यहाँ पर इनकी मैरिड लाइफ हैप्पी रहेगी। और उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि दोनों बेनिफिक प्लेनेट इसके 4th हाउस को और इसके D1 चार्ट के 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब आ जाता हूं मैं टाइमिंग ऑफ मैरिज पे। तो मैंने एनालाइज किया और आपको बताया कि ये डिलेड मैरिज कॉम्बिनेशन है। मैरिड लाइफ ठीक ठाक रहेगी, जैसी नॉर्मल रहती है। 100% अच्छी किसी की नहीं होती, 100% खराब किसी की भी नहीं होती। तो मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। एक और मैं यहाँ पे एंड में बताता हूँ कि इनकी जो मैरिज होगी उस पर आप ये देखिए ध्यान से, जो इनका 7th हाउस में जो लॉर्ड बैठा हुआ है वो 4th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है। 4th हाउस मदर का वो होता है और 9th हाउस फादर का होता है। तो इनकी मैरिज में इनके मदर फादर की से होगी, ये उनके कहने पे या उनकी चॉइस के हिसाब से मैरिज करेंगे। इसमें मैं लव मैरिज वगैरह का कॉम्बिनेशन देख रहा था, तो मुझे कोई इतना प्रॉपर बहुत कॉम्बिनेशन लगा नहीं। तो ज्यादा चांसेस इसके हैं कि मदर और फादर का इन्वॉल्वमेंट होगा या उनकी चॉइस से नेटिव मैरिज करेगा।
अब हम आते हैं कि मैरिज होगी कब। जो प्रश्न नहीं था, बाकी चीज तो मैंने स्टूडेंट्स के हिसाब से बताया है, एनालिसिस के हिसाब से कि आप एनालिसिस सीख सकते हो। हालांकि पूरा एनालिसिस करने में 2 घंटे से भी ऊपर का टाइम लगता है। अब मैं दशाएं देखता हूँ कि भाई मैरिज होने वाली कब है। तो सबसे पहले जो दशा चल रही थी अभी करंटली, मरकरी सैटर्न विंशोत्तरी दशा पे फोकस कर रहा हूँ। तो मरकरी सैटर्न में मरकरी का मुझे कोई रोल नजर आया नहीं 7th हाउस से, ना D9 में आया, ना D9 की लग्न से आया, ना D1 में आया। हालांकि 5th हाउस लॉर्ड है, 5th हाउस लॉर्ड की दशा में भी मैरिज हो जाती है, और सैटर्न इसका D1 का लग्न लॉर्ड है। तो D9 में सैटर्न का कोई भी लिंक मुझे बनता हुआ नजर आ नहीं रहा है इस हाउस से। नहीं तो वो 7th लॉर्ड को देख रहा है, नहीं 7th लॉर्ड उसे देख रहा है। तो सैटर्न का, हालांकि वो लग्न लॉर्ड की दशा में सारे काम हो सकते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ, पर मरकरी का भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे रोल नजर आया नहीं। तो उसके बाद इसकी नेटिव की मरकरी की दशा खत्म हो जाएगी, और मरकरी के बाद नेटिव की दशा शुरू होगी केतु की। अब पहले जो दशा है केतु में केतु की है, तो केतु में केतु भी कोई, केतु यहाँ पे 3rd हाउस में, और इसके अंदर केतु D9 चार्ट के अंदर यदि मैं उठा के देखता हूं तो केतु मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया, क्या वो यहाँ पे आएगा। तो इतना कोई बहुत सही दशा लगती नहीं है, कोई बहुत लिंक नहीं बन रहा उसका 7th हाउस से केतु का। क्या करें फिर, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट दशा। मुझे बहुत अप्रोप्रिएट लगी केतु वीनस, और वो शुरू होगी आपकी 5th ऑफ नवंबर 2025 से लेकर 26 जनवरी 2027 तक ये दशा रहने वाली है। और मैंने यहाँ पे, मैं केवल वही चीजें बता रहा हूं, मैंने और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन प्रीवियस दशा में लगाए थे, मगर वो सभी कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए उन्हें मैंने रूल आउट कर दिया। और मैंने पिन पॉइंट किया इस दशा को कि 25 नवंबर 2025 से लेके 26/1/2027 के बीच में जो दशा है, वो वीनस को मैं क्यों कंसीडर कर रहा हूं। पहली बात तो वीनस मैरिज का कारक है, उसकी दशा और अंतर दशाओं में मैरिज हो ही सकती है, मगर इस कुंडली में तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वीनस यहाँ पे 7वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये और इंपॉर्टेंट हो गया, और इसका 7th लॉर्ड है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए वीनस इसमें मैरिज कराने के लिए सबसे ज्यादा हर तरीके से क्वालिफाई करता है। वीनस से बेटर कोई भी मैरिज के लिए क्वालिफाई नहीं करता। तो मैंने इस दशा को पिन पॉइंट कर लिया कि नेटिव की दशा होनी चाहिए 25 नवंबर 2005 के बाद मैरिज होनी चाहिए, सॉरी, और 26 जनवरी 2027 के बीच में। तो विंशोत्तरी दशा देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर जस्टिफाई कर दी है। अब मैं देखता हूं इसी को जेमिनी दशा से। तो जेमिनी दशा यहाँ पर उस पीरियड की दशा को मैं कंसिडर करूंगा, वो है जेमिनी और कैंसर। तो यहाँ पर जेमिनी और कैंसर देखता हूं, तो जेमिनी साइन ये रहा और कैंसर साइन ये रहा। तो कैंसर को देखते ही आपको पता चल जाएगा इसके अंदर दारा कारक नवांश और दारा कारक दोनों हैं, इसलिए कैंसर की अंतरदशा में 100% नेटिव की मैरिज हो ही सकती है। फर्दर जेमिनी देखिए उपपद को एस्पेक्ट कर रहा है, या उपपद जेमिनी को एस्पेक्ट कर रहा है, तो दशा में तो पूरी में ही मैरिज हो सकती है, और अंतरदशा भी इसकी बहुत अप्रोप्रिएट है, इसलिए इस नेटिव की इस वक्त पे मैरिज हो सकती है। इस जेमिनी दशा के हिसाब से भी 18/7/25 से लेके 18/7/26 के बीच में। तो इस पीरियड को और मैंने शॉर्टकट कर दिया। यहाँ पे मैंने बताया था 25/11/25 से 26/1/27, मगर जो जेमिनी दशा है वो इंडिकेट कर रही है कि 18/7/26 तक मैरिज हो जानी चाहिए। अब आ जाता हूं मैं योगिनी दशा पर, जो तीसरी दशा यूज करता हूं मैं। वो योगिनी दशा एक्चुअली 2027 में पिंगला की है अप टू 24/6/27। पिंगला दशा होती है सन की पूरी। मैं मंगला और पिंगला में अंतर दशाओं को ज्यादा मैं वेटेज नहीं देता, क्योंकि वो पूरी दशा ही बहुत शॉर्ट पीरियड की होती है, तो अंतर दशाएं बहुत ज्यादा कम पीरियड की हो जाती है, तो अंतर दशाओं का उतना रोल नहीं होता। तो पिंगला एक्चुअली इसके 7th लॉर्ड की दशा है, सन की ही दशा है, तो पिंगला भी इसे जस्टिफाई कर रही है। तो मैं पिन पॉइंट करके आता हूं, तो मुझे लगता है कि नेटिव की मैरिज होनी चाहिए 25 नवंबर 2025 से लेके 24 जून 2026 के बीच में। अब इसको मुझे ट्रांजिट से जस्टिफाई करना है, और मैं कितनी टेक्निक्स आपको बता चुका हूं, 10 से ऊपर टेक्निक्स हैं, वो सब मेरी डेवलप की हुई है। उनमें कई सारी टेक्निक्स रिसर्च के बेस पर यहाँ वहां से कई जगह से कलेक्ट करके मैं चार्ट्स पे लगाता हूं, आपको सब प्रेजेंट की हुई है।
तो मैं कुछ एक टेक्निक्स और यहाँ पर लगाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपका डबल ट्रांजिट कंसेप्ट तो है ही, तो डबल ट्रांजिट कंसेप्ट को हम देख लेते हैं कि डबल ट्रांजिट सेटिस्फाई करेगा क्या उस टाइम। सैटर्न यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा होगा 12 साइन में, मगर ये रेट्रोगेट होगा, एक्चुअली सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है 12 साइन में, ये रेट्रोगेट होगा यहाँ पे 13 जुलाई 2025 से लेके 28 नवंबर 2025। यदि मैं इसे 12 साइन में मानता हूं तो ये तो नहीं तो 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, नहीं कर रहा। अब 7th लॉर्ड क्या है, उसे भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो 12 साइन में सैटर्न ट्रांजिट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। मगर ये रेट्रो हो जाता है 12/7/2025 से लेकर 28/11/2025। रेट्रोगेट प्लेनेट की जो एस्पेक्ट है उसके प्रीवियस साइन से मानी जाती है। तो रेट्रोगेट ये इस पीरियड में हुआ है, नवंबर 2025 तक है, तो ये यहां से हम इसकी एस्पेक्ट मानेंगे, तो 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो सैटर्न जिसको हम कर्माधिपति बोलते हैं वो ट्रांजिट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है 2025 नवंबर पे। अब बात करते हैं जुपिटर की, तो जुपिटर 4 साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं 18/10/2025 को 4 साइन में है, मगर ये रेट्रो होता है 11/11/2025 को, 11th नवंबर 2025 को ये रेट्रोगेट हुआ। तो रेट्रोगेट हो तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये जब ट्रांजिट कर रहा है कैंसर में तो ये 7th लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो ये भी ट्रांजिट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल्सो सेटिस्फाइंग कंडीशन। तो डबल ट्रांजिट की कंडीशन एक्चुअली नवंबर 2025 के आसपास सेटिस्फाई हो रही है। जो हम इस कंडीशंस को लगाते हैं सैटर्न और जुपिटर का, मैं आपको एक रूल और बता देता हूं। सैटर्न यदि किसी भाव को इन्फ्लुएंस कर दे तो वो 6 महीने उस भाव से निकल जाएगा, तो भी 6 महीने तक बाद तक भी वो रिजल्ट दे देता है। तो डबल ट्रांजिट में आप इस रूल को जरूर ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ये ना सोचें कि वो आगे या पीछे थोड़ा चला गया तो वो रिजल्ट नहीं देगा। सैटर्न 6 मंथ बाद तक रिजल्ट देता है। अब हम बात कर लेते हैं और भी मार्स की भी बात कर लेते हैं, क्या मार्स इसको ट्रांजिट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्या। तो मार्स यहाँ पर एक्चुअली उस टाइम पर 8 या 9 साइन के आसपास में ट्रांजिट करेगा, 8 या 9 साइन के आसपास करेगा। तो 9 साइन में जब ट्रांजिट करेगा तो मार्स भी 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट करेगा 9 साइन से, तो मार्स भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो डबल ट्रांजिट की मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब मैं बात कर लेता हूं और थोड़ा सा 1-2 टेक्निक की। एक टेक्निक है जो के एन राव सर की टेक्निक है। तो के एन राव सर की टेक्निक ये बताती है कि जो सैटर्न है वो आपका दारा कारक के ऊपर ट्रांजिट करना चाहिए। इसमें वो कंडीशन लगेगी नहीं, पर मैंने आपको ये मेंशन कर दिया है। अब मैं सैटर्न ट्रांजिट की कंडीशन एक लगाता हूँ। सैटर्न ट्रांजिट की कंडीशंस हैं वो मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, तो रिपीट कर रहा हूँ। जब मैरिज होती है उस टाइम सैटर्न उपपद या उपपद लग्न लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट करना चाहिए। तो ये सैटर्न है, उस टाइम पर यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा होगा, तो उपपद पे ट्रांजिट कर रहा है, वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी ये होती है कि वो नेटल सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट करना चाहिए। तो जैसे ही रेट्रोगेट होगा वो हम उसको नेटल सैटर्न, ये कुंडली के अंदर जो सैटर्न है उसके ऊपर ट्रांजिट किया हुआ मान लेंगे। इस कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरी कंडीशन होती है कि वो नेटल जुपिटर, नेटल मार्स या दोनों में से किसी एक पर ट्रांजिट कर जाए। ये 3 कंडीशन है जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं उन्हें मैंने बताया, मैं फिर इन्हें एक्यूमुलेट करके बताऊंगा। तो ये यहाँ पर जब मैं इसको मानता हूं तो देखिए 1 2 3 नेटल मार्स पे भी ट्रांजिट कर रहा है और नेटल मार्स पे वो ट्रांजिट करेगा। तो ये तीनों कंडीशन सैटर्न ट्रांजिट की भी उस टाइम पर सेटिस्फाई हो रही हैं। अब मैं जुपिटर ट्रांजिट की कंडीशन देखता हूं कि क्या जुपिटर ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या। तो जुपिटर की ट्रांजिट की कंडीशन यह है कि जुपिटर इन ट्रांजिट या तो 7th हाउस या 7th लॉर्ड पे ट्रांजिट करे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जुपिटर इन ट्रांजिट ये 7th लॉर्ड पर ट्रांजिट कर रहा है, तो उसकी कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। और वो आरूढ़ लग्न या आरूढ़ लग्न लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट करे, आरूढ़ लग्न या आरूढ़ लग्न लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट करे। आरूढ़ लग्न में शायद यहाँ पे मार्क करना भूल गया हूं, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूं आपके सामने। आरूढ़ लग्न, आरूढ़ लग्न यही होगी, आरूढ़ लग्न यही है। तो ये यहाँ पर जब क्या होगा, इस जगह से ना तो ये आरूढ़ लग्न पे ट्रांजिट कर रहा है और ना ही आरूढ़ लग्न पे ट्रांजिट कर रहा है, मगर मैंने बताया था रेट्रो हो जाता है 11/11/25 को। तो रेट्रो की वजह से ये क्या होगा, हम इसका एस्पेक्ट यहां से लेंगे प्रीवियस हाउस से। अब ये आरूढ़ लग्न और आरूढ़ लग्न लॉर्ड दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो
जुपिटर ट्रांजिट की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब मैं मार्स ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई करूंगा। मार्स उस टाइम 8 या 9 साइन के आसपास होगा, क्योंकि मार्स तो जल्दी जल्दी बदलता है। तो 8 या 9 साइन कहीं से भी वो उसके लिए वही कंडीशन है कि वो आरूढ़ फर्स्ट वन उपपद या उपपद लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे। तो यहाँ पे वो जब 9 साइन में होगा तो 1 2 3 4 उपपद को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उपपद लग्न लॉर्ड को तो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, तो उपपद को इन्फ्लुएंस कर दिया, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन है वो कि नेटल मार्स को इन्फ्लुएंस करे। तो मैं 8 साइन से लेता हूं तो देखिए वो नेटल मार्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जुपिटर को भी कर सकता है, इस केस में वो जुपिटर को नहीं कर रहा है, नेटल मार्स या जुपिटर को इन्फ्लुएंस करे तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पर मार्स की भी ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस उस टाइम पर सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं जब इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं वर्सफल भी लगाकर देखूं। तो वर्सफल मैंने किसी भी कुंडली में अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, आज मैं इसको फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं देखता जरूर हूं, क्योंकि किसी भी इवेंट को पिन पॉइंट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वर्सफल। तो इनका मैंने वर्सफल लगाया 2025-26 का। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा, किसी और कुंडली पे मैं वर्सफल पूरा लगाकर आपको बताऊंगा कभी और। तो इनका मैंने मुंथा निकाला, वो 9th हाउस के अंदर है। तो मुंथा जब 9th हाउस में होता है अच्छे रिजल्ट देता है, मुंथा 9th हाउस में बेस्ट रिजल्ट देता है। तो नेटिव के लिए जो पीरियड है 2025 से लेकर 26 तक जुलाई का, वो अभी तक का बेस्ट पीरियड जाने वाला है। प्रोफेशनल फ्रंट पे भी इनको बहुत सक्सेस मिलेगी उस पीरियड में, और मतलब मैरिज भी होगी, और लाइक मैरिज से रिलेटेड फैमिली में भी बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आएगी, और जो इनकी हार्ड वर्क है वो पे करेगा एट दैट वन पर्टिकुलर टाइम। क्योंकि उस ईयर में फिर मैं यदि इनका ईयर लॉर्ड निकालता हूं तो वो सैटर्न है, इसके बाद वर्सफल लॉर्ड निकालता हूं वो भी सैटर्न है, इनका ईयर असेंडेंट लॉर्ड भी सैटर्न है, और इनका एक्चुअल लग्न लॉर्ड भी सैटर्न है, मगर लग्न सेम नहीं है, ध्यान रखना। जब किसी की भी वर्सफल चार्ट की लग्न और जन्म कुंडली की लग्न सेम होती है उसे अच्छा नहीं मानते। इनकी लग्न 10 है उस टाइम पर जब मैं इसको वर्सफल में देखता हूं। तो इनकी मुंथा की पोजीशन और ईयर लॉर्ड की पोजीशन को देखकर जो दैट वन पर्टिकुलर ईयर इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है 2025 जुलाई से लेकर 2026 तक, तो वो भी इंडिकेट करता है कि इनकी मैरिज हो जाएगी, क्योंकि उसमें इंडिकेशन है कि इनको नए नए लोगों से, इनके बहुत अच्छे फैमिली के अंदर कोई भी नया पर्सन आएगा। तो इनकी मैरिज नहीं होगी तो बच्चा तो आ नहीं सकता, तो उस टाइम पर इनकी मैरिज होगी। तो आई गिव प्रेडिक्शन की इनकी मैरिज अराउंड नवंबर दिसंबर 2025 में फिक्स हो जाएगी। मैं कभी भी मैरिज किस दिन रिचुअल होगी उसकी प्रेडिक्शन नहीं देता। मेरे हिसाब से रिचुअल की प्रेडिक्शन देनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज ए रिचुअल। मैरिज आप उसी डेट को कंसीडर करें जब आपका किसी से किसी तरीके की बात फिक्स हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, तो दैट इज द टाइमिंग ऑफ मैरिज। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आपको कैसा वीडियो लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे एंड में, और उससे आपको कोई चेंजेस चाहिए, इसके अंदर कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप पूछें, जिससे मैं अपकमिंग वीडियोस में एनालिसिस में उन चीजों को ऐड करूं। नमस्कार।